हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो जो आपका पेपर सामाजिक अध्ययन का है उस पर है। सामाजिक अध्ययन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, बोर्ड पेपर के लिए, जो कि सामाजिक अध्ययन आप देने जा रहे हो। क्योंकि सामाजिक अध्ययन में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, वो आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। हर टॉपिक को चूज किया गया है, उस टॉपिक पे आपको समझाया जाएगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से बोर्ड में जाकर प्रेजेंट कर पाओ, उसको लिख पाओ और नंबर ले पाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, है ना, जो भी बार बार पूछे जा चुके हैं सामाजिक अध्ययन विषय के, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अध्ययन के पेपर के लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को चूज किया गया है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जैसे भूकंप हो गया, अभी आप जब पूरी वीडियो देखोगे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कौन कौन से टॉपिक को पिक किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई या नीट का क्वेश्चन हो या कक्षा 6 से 12वीं तक का सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब डाउटनट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चल रही है डाउटनट पर लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई अब होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और तुरंत डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। जो पहला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन के, वो है भूकंप। भूकंप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, भूकंप से बचने के उपाय क्या है, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें बार बार पूछी जाती हैं। तो हम आपको भूकंप बताएंगे, भूकंप क्या है, उसके कारण बताएंगे, उसके उपाय बताएंगे, किस तरीके से अगर भूकंप आ गया तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हो, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अगर आपसे पूछ लिया भूकंप क्या होता है, ठीक है, भूकंप क्या होता है, तब आप कहोगे कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है ना, क्योंकि प्रकृति के द्वारा आती है, हम लोग तो बुलाते नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा होती है। आपकी पहली लाइन यही होगी कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है और यह एक आकस्मिक घटना होती है। आकस्मिक मतलब होता है अचानक, मतलब बताता नहीं है। भूकंप को आप पहले से नहीं जान सकते कि कब कहाँ भूकंप आएगा। इधर बीच बहुत भूकंप आ रहा है लेकिन कहीं पता नहीं किया जा सकता कि कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र बना है, लेकिन जब भूकंप आगे चला जाएगा तब पता चलेगा कि कितना रिक्टर स्केल पर कितना तीव्रता थी उसकी। लेकिन भूकंप कहाँ आएगा, किस टाइम पे आएगा, ये कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है, जब भूकंप आगे चला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इतने टाइम पे इतने बजे यहाँ पे भूकंप आया था, लेकिन पहले आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि कब आएगा, कहाँ आएगा। तो भूकंप एक आकस्मिक घटना होती है। ठीक है, भूकंप एक आकस्मिक घटना होती है जो भूपटल पे, मतलब भूमि पे, ठीक है, भूमि पर हलचल पैदा कर देती है। इसी वजह से सब कुछ हिलने लगता है ना। जैसे आपका बिस्तर हो गया, आपका मेज, कुर्सी, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, पंखा हिलने लगता है, हर सब कुछ हिलने लगता है। ठीक है, तो मतलब भूमि में ही हलचल होने लगती है और सारी चीजें भूमि पर हैं ही, तो हर चीज हिलेगी, है ना, हर चीज में हलचल होने लगेगा। तो भूपटल मतलब क्या हो गया, भूमि। तो आप लिख सकते हो कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है और ये बहुत भयंकर आपदा होती है, क्योंकि जब अगर मान लो छः नहीं कह सकते, 6 तक तो नॉर्मल भूकंप आता है, लेकिन 7 से अगर 10 के बीच बीच में आ गया भूकंप, 7 के ऊपर भूकंप आ गया तो समझ लो तबाही होना निश्चित है। 7 भी मतलब थोड़ा सा माइनर माना जा सकता है, लेकिन अगर 8 आ गया तो 8 बहुत भयंकर। अगर रिक्टर स्केल पर उसका मतलब नापने पे 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, तब फिर तो उसकी तीव्रता 8 आ गई तो फिर समझ लो कि बर्बादी होना निश्चित है। अब कैसी होगी, थोड़ी बहुत होगी, 8 पे थोड़ी होगी, 10 पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस तरीके से होता है। ठीक, तो क्या समझे कि भूकंप एक आकस्मिक घटना होती है। कैसी घटना होती है, आकस्मिक घटना होती है जो भूमि पर या भूपटल पर हलचल पैदा कर देती है, जिस वजह से प्रत्येक वस्तु, जितनी जो भी चीजें, अर्थात सभी चीजें, सभी वस्तुएं पृथ्वी पर हैं, सभी चीजें जो होती हैं वो अपने स्थान से गतिशील हो जाती हैं या हिलने लगती हैं या उनमें कंपन पैदा हो जाता है। तो ये लिख दोगे आप भूकंप की परिभाषा में कि भूकंप क्या होता है। ठीक, दूसरी चीज बात कर लेते हैं कारण पे। आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में कह दिया कि भूकंप के कारण बताइए, भूकंप क्यों आता है,
तब आप क्या कहोगे कि पहला, देखो उसके कारण मैंने सब नोट डाउन किए हुए हैं। पहला कारण होता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी तो आप जानते ही होंगे कि भूमि के अंदर से लावा बाहर जब तेजी से निकलता है, लावा, ठीक है, लावा जब तेजी से बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार। ये क्यों होता है, कि जब एक जगह पर ढेर सारा लावा आ जाता है ना, तो वो बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है और इतना मतलब तेजी से होता है कि जो अगल बगल की चीजें होती हैं सब क्या हो जाती हैं, नाश हो जाती है, मतलब सब जल जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, क्योंकि अंदर ढेर सारा लावा होता है और एक झटके में बाहर निकलता है, तो पूरी भूमि पर कंपन होता है, उसके आसपास की भूमि पर कंपन होता है। तो वो एक प्रमुख कारण होता है भूकंप का, भूकंप का एक प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कारण की भू संतुलन। भूमि में जितनी भी चीजें हैं, भू संतुलन का मतलब क्या हो गया, भू मतलब भूमि, संतुलन मतलब संतुलन की अवस्था, बैलेंस, ठीक है। देखो भूमि में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो भूपर्पटी है, एक रोड है, मतलब है ना, इस तरीके की मतलब उसमें सारी चीजें एक संतुलित क्रम में व्यवस्थित होती है कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा। लेकिन जब यही संतुलन, यही अनुपात जब, या गैसों का मिश्रण कह सकते हो कि जो भूमि के अंदर गैसें हैं, जो भी चीज लिक्विड है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनका जब अनुपात बिगड़ जाता है तो भू असंतुलन आ जाता है। क्या आ जाता है, भू असंतुलन हो जाता है, मतलब उनका अनुपात जब चेंज हो जाता है तो भू असंतुलन हो जाता है और वो एक कारण बनता है कि ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होता है पृथ्वी के अंदर तो वो भूकंप पैदा कर देता है, ऊपर पृथ्वी हिलने लगती है, ठीक है, कंपन करने लगती है। तो वो एक कारण, ये कारण हो जाता है भूकंप का, उस कारण से भी भूकंप आता है। नेक्स्ट कारण की बात करें, जलीय भार। आपने देखा होगा जो नदियां होती हैं, नदियां देख रखा है, तो आप नदी का पानी तो देख रहे हो, लेकिन वो पानी भाई कितना भी गहरा हो, कितना भी गहरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जाकर के एंड तो होगा ही ना पानी का, मतलब वहां पे उसकी गहराई खत्म होगी ना। तो जब जहां खत्म होती है उस के नीचे, उस पानी के नीचे जो चट्टानें होती हैं, जो भी जमीन होती है, उस पे उस पूरे पानी का भार होता है, जहां पे भी खत्म होती है। जैसे पानी ढेर सारा भरा हुआ है गड्ढे में ही मान लो, तो कहीं ना कहीं उस गड्ढे का अंत होगा, चाहे जितना अंदर हो, लेकिन अंत तो होगा ना। अब जहां पे अंत हो रहा है तो वो किसी ना किसी चीज पे पानी टिका होगा, पानी टिका होगा। जिस चीज पे पानी टिका होता है उस पे जलीय भार लगता है, जितना पानी ऊपर है उस सबका भार उस जगह पे लगता है, उस चट्टान पे लगता है ना। तो वो कारण हो जाता है, जब ज्यादा भार लग जाता है, जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है, उन चट्टानों पे, तब भी भूकंप आने का एक कारण वो बन जाता है ना। तो जलीय भार भी एक कारण होता है भूकंप आने का, ठीक है, बहुत बार देखा गया है ऐसा। फिर चौथा जो, जब आप हेडिंग डालोगे वो डालोगे भूपटल में सिकुड़न, ठीक है, भूपटल में सिकुड़न। देखो होता क्या है कि जो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भूमि के अंदर तापमान है वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। कैसे होता चला जा रहा है, ठंडा हो रहा है। भूमि के अंदर का जो तापमान है वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जा रहा है। उस कारण से जो भूमि की प्लेटें हैं, या कह सकते हो जो भूपर्पटी का ऊपरी का परत है ना, भूपर्पटी मतलब ऊपरी परत है भूमि का, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। और सिकुड़ने के कारण भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह बन जाती है भूकंप आने की, मतलब उसके कारण भी भूकंप आ जाता है कभी कभी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, भूपटल में सिकुड़न भी एक इंपॉर्टेंट कारण है भूकंप आने का। क्यों ऐसा होता है सिकुड़न, क्योंकि धीरे धीरे ठंडी हो रही है, और जब धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो उससे क्या होता है कि वो जो ऊपर की परत है वो सिकुड़ती है, सिकुड़ने के कारण भूकंप आता है, मतलब कंपन पैदा होता है। ठीक, अगला जो कारण की बात करें, प्लेट विवर्तनीकरण, प्लेट विवर्तनिकी। जो प्लेटें होती हैं भूमि के अंदर, कई प्लेटें हैं, आपको पता ही हैं, बहुत ढेर सारी प्लेटें होती हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है, तब भी वो एक कारण बन जाता है किसका, भूकंप का। ये भी एक भूकंप को जन्म देता है, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है तो तेजी से कंपन होता है, और तेजी से कंपन होता है तो वो पृथ्वी तक आता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्लेट कितनी गहराई में टकरा रही है। अगर ज्यादा अंदर टकराई तो कम भूकंप आएगा ऊपर तक, है ना, कम कंपन होगा ऊपर तक। लेकिन बहुत पास आ गई, मतलब पृथ्वी से बहुत पास में ही वो टकरा गई प्लेटें, तो बहुत जल्दी भूकंप, मतलब बहुत तेज भूकंप आएगा, है ना। तो ये भी एक कारण होता है भूकंप आने का। अब हम अपने सिक्स्थ की बात करें, सिक्स्थ जो कारण होता है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अब जैसे आपको पता होगा कि जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सारी जो पेट्रोलियम होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। अब इनका कहीं कहीं मतलब स्पेशल जगह होती है कि यहाँ पे मिल गया, यहाँ से निकाल लो, वहां मिल गया, वहां से निकाल लो। अब जब वहां से पेट्रोल या पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है पूरा का पूरा, तो वो स्पेस खाली हो जाता है। जहां भी मिला था वहां से जब पूरा निकाल लिया तो वो स्पेस खाली हो गया, और वो जब स्पेस खाली हो जाता है तो वहां पे
क्या हो जाता है, खालीपन हो जाता है। तो उसी की वजह से भूमि अपने आप को संतुलित करती है, क्योंकि जब जहाँ पे स्पेस हुआ वहां पे भी चट्टाने आने लगती हैं, तो वही चट्टाने जब कवर करने लगती हैं तो उसकी वजह से भी कंपन होता है, और जब वो कंपन होता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है भूकंप का। क्या कारण हो जाता है, भूकंप का। तो समझ में आया, भूकंप संसाधनों का अत्यधिक दोहन, मतलब जितनी मात्रा में हम पेट्रोलियम निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लिया, जगह खाली हो गई, चट्टाने आने लगी, चट्टाने पास पास आने लगती हैं, है ना, मतलब क्योंकि खाली स्पेस होता है तो इधर आ गई, जहां से ढलान पड़ा इधर आ गई, तो जब आने लगती हैं तो उसके कारण भी कंपन होता है, तो वो भी भूकंप को जन्म देता है। तो ये 6 कारण आप देख रहे होगे, ज्वालामुखी उद्गार, भू असंतुलन, जलीय भार, भूपटल में सिकुड़न, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये 6 कारण होते हैं। इस और भी कारण होते हैं, लेकिन ये 6 कारण अगर आप लिख दोगे तो बहुत होगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं भूकंप के, ठीक। तो अगर आपसे पूछे भूकंप आने के कारण क्या है, तो आप इन्हीं 6 का हेडिंग डालोगे। पहली हेडिंग डालोगे ज्वालामुखी उद्गार, इसके बारे में जो भी मैंने आपको समझाया वो आप लिख दोगे, है ना। फिर दूसरा भू असंतुलन, जो इसके बारे में समझाया वो लिख देना। फिर ऐसे करके पूरा लिख देना 6 हेडिंग में। मैंने सबको एक एक करके समझा दिया, समझ में आ गया होगा, बस उसी में थोड़ा थोड़ा करके लिख देना, है ना, थोड़ा थोड़ा करके जो भी समझ में आया वो लिख देना, बस आपको नंबर मिलना फिक्स है। अब बात कर लेते हैं इसके उपाय की। तो हमेशा याद रखो कि उपाय में जो है, देखो भूकंप का कोई एक मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 10 रिक्टर स्केल पे 10 तीव्रता का, ठीक है, 10 तीव्रता का भूकंप आ गया, तो अब समझ लो फिर उससे तबाही होगी। अब मतलब भूकंप एक ऐसी आपदा है कि उससे बचा नहीं जा सकता, मतलब उसके लिए बहुत, अगर वो तेजी से आ गया, बहुत अधिक तीव्रता का आ गया, तो फिर वो विनाश होना तो निश्चित है। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है, जैसे कम का आया, जैसे 8 का आया या 7 का आया, कम का आया, तो बचा जा सकता है, तो उसके लिए है। लेकिन ये नहीं है कि भूकंप का कोई एक सोल्यूशन है कि भूकंप आए चाहे जितने तीव्रता का भूकंप आ जाए, आप ये कर दोगे तो फिर बच जाओगे, ऐसा नहीं है। भूकंप अगर बहुत तेज आ गया तो फिर नाश होना ही, ठीक। तो अब हम कुछ मतलब अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं ऐसा। तो पहला जो कारण, मतलब पहला जो हेडिंग डाल दोगे आप उपाय में, भवनों की आकृति। भवनों की, भूकंप से बचने के लिए भवनों की आकृति सदैव आयताकार होनी चाहिए। जापान वगैरह में देखोगे तो तिकोना टाइप का थोड़ा सा बनाते हैं वो लोग, है ना। तो भवनों की आकृति जो होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए, कुछ लोग वर्गाकार बना लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। ये थोड़ा हेल्प करता है भूकंप, मतलब जो आयताकार घर होते हैं वो थोड़ा सा भूकंप को इग्नोर करते हैं, मतलब उसके थोड़ा सा मतलब अपना बचाव कर पाते हैं। तो दूसरा कारण, मतलब दूसरा उपाय हो जाएगा नींव। जो नींव हो घर की वो अत्यधिक मजबूत बनाई जाए, है ना, वहां पे कंजूसी ना दिखाई जाए। जो भी मतलब भवन बनाया जा रहा है ना, निर्माण किया जा रहा है, वो नींव वहां पे मजबूत होनी चाहिए, तो भूकंप से बचा जा सकता है, थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है। तो बस इतना उपाय लिख दोगे, बहुत होगा, ठीक है, इतना उपाय बहुत होगा। कारण आपने समझ लिया, उपाय भी समझ लिया, भूकंप क्या होता है ये भी समझ लिया। तो अगर इन तीनों में से भूकंप से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लोगे, है ना, आपको मतलब समझ में आ गया है। भूकंप पूछा जाए तो आपने भूकंप की परिभाषा लिख देनी है, कारण पूछा जाए तो 6 हेडिंग को डाल करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देना है, जो भी मैंने आपको समझाया। फिर उपाय के बारे में क्या है, उपाय में क्या करना है, ये इन दोनों को लिख देना है, और कुछ अपने से उसमें मतलब बढ़ा देना है ना, ऐड कर देना है। और मतलब ये भी लिख देना है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता भूकंप का, कि आप हमेशा बच ही जाओगे चाहे जितनी भी तीव्रता का आ जाए, है ना, 13 का आ जाए, 14 का आ जाए, तब मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम तब भी अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ बचाव कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से भूकंप के ऊपर ये हो गया, मतलब भूकंप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो संसाधन टॉपिक से पूछा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ये संसाधन क्या होता है, संसाधन के बारे में अपना मतलब जो विचार है वो स्पष्ट करिए। संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन संसाधन टॉपिक से बार बार पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में भी इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो जान लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। देखो परिभाषा लिखी हुई है कि यह एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इच्छाओं की जगह आप आवश्यकताओं भी लगा सकते हो, लेकिन इच्छाओं परफेक्ट वर्ड होगा कि जिसका उपयोग मनुष्य जो है, जिसका प्रयोग जो है या उपयोग जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे भूमि हो गया, भूमि हम लोग कवर करके उस पर घर बना लेते हैं अपनी इच्छा के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए। जल से नहा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए हमने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया, है ना।
वायु का क्या काम किया? वायु हम सांस लेते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपनी आवश्यकता के लिए। वनों को हम काट डालते हैं, वनों से पेड़ों को काट करके उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। कागज हो गया, जो जिस कॉपी में आप लिखते हो, जिस बुक को आप पढ़ते हो, वो भी किसी पेड़ से ही बनाई गई है और वो पेड़ वन का ही रहा होगा, है ना। कोई अपने घर में तो वो वाला पेड़ उगाएगा नहीं, राइट, वन से ही पाया गया होगा। खनिज की बात कर लेते हैं। जो खनिज जमीन के अंदर से हीरा, सोना, चांदी, जितने भी चीजें मिलते हैं, लोहा वगैरह, अयस्क वगैरह मिलते हैं, पेट्रोलियम, ये सब मिलते हैं, ये हम अपना उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इन्हीं को संसाधन कहते हैं। यह संसाधन या यह एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अगर संसाधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो या संसाधन के बारे में पूछा जाए, आप यही इतना लिख दोगे, पर्याप्त होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली का एकीकरण भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए। इटली का एकीकरण भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको आपको पूरा ये व्याख्यान सुना देते हैं, इटली के एकीकरण में हुआ क्या था। देखो, हुआ स्टार्टिंग में ये था इटली के एकीकरण में कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभक्त था। मतलब इटली के 7 भाग थे, 7 पार्ट थे, 7 राज्यों में वो विभक्त था। ठीक है, इसके निर्माण में भी जर्मनी की तरह ही बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब जब इसका निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो मतलब जब इटली का एकीकरण हो रहा था, तो इस जैसे जर्मनी के एकीकरण में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से इसके भी एकीकरण में जो है बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बहुत से रोड़े आए थे, मतलब इस बहुत सी मुश्किलें सामने आई थी, बहुत मशक्कत करना पड़ा था। ठीक है, तो ये हुआ था। अब देखो, काबूर जो थे, काबूर, इन्होंने इटली को एकीकृत करने के लिए जो आंदोलन चलाया था उसका नेतृत्व किया था काबूर ने। इसका नाम याद रखना, और नाम लिखने के बाद देखो मैंने पहले अंडरलाइन किया था ना, उस तरीके से तुम भी जो है आप भी जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा पेपर में जब लिखिएगा। ठीक है, काबूर ने इटली को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब जो इटली को जब इटली का एकीकरण हो रहा था, तो ऐसे तो हो नहीं गया आसानी से, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। तो जो आंदोलन किया जा रहा था उसको एकीकृत करने के लिए उसका नेतृत्व किसने किया था? काबूर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? काबूर नाम के युवक ने किया था। नियमित सैनिकों के अतिरिक्त ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में भाग लिया। मतलब इस आंदोलन में भाग लिया। देखो, नियमित सैनिकों के अतिरिक्त जितने उनके पास सैनिक थे, जितने उनके पास लोग थे, उसके अतिरिक्त ये तो थे ही। इसके अतिरिक्त ज्यूसेपे गैरिबाल्डी ने उस आंदोलन का मतलब जो युद्ध हो रहा था उसमें इटली की तरफ वाले जो आंदोलनकारी थे उनका क्या किया था? नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था। इनको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। इसके नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र, जिनके पास शस्त्र भी था, स्वयं सेवकों, मतलब जो स्वयं सेवक थे, इन्होंने मतलब अपनी इच्छा से आए थे, ये इस युद्ध में भाग लिए थे, इन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। स्वयं सेवक मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार सेवा करे, मतलब अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्य में भाग ले। तो क्या हुआ था? सशस्त्र, मतलब उन्होंने शस्त्र के साथ जो है भाग लिया था इस युद्ध में, मतलब लड़ाई लड़ी थी। ठीक, सन 1861 में ब्लैक पेन से लिखना है इसको, इमैनुअल द्वितीय, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। मतलब जब इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है, जब इटली का एकीकरण समाप्त हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ था? 1861 में इमैनुअल द्वितीय को उस इटली का जो एकीकृत इटली थी उसका राजा बना दिया गया। तो मतलब समझ में आया क्या हुआ था? सबसे पहले 19वीं सदी में 7 राज्य थे, है ना, 7 भागों में बटा हुआ था इसका मतलब। तो फिर उसको एकीकृत करने के लिए जर्मनी की तरह ही बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक कहानी की तरह पढ़ो, एक कहानी की तरह दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, सही हो जाएगा सब। ठीक है, फिर उसके बाद जो काबूर थे, ठीक है, इन्होंने जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किया था, इटली को एकीकृत करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था। नियमित सैनिकों के अतिरिक्त जो युद्ध लड़ा गया इटली को एकीकृत करने के लिए, उसमें जो सैनिक थे वो तो थे ही इन लोगों की तरफ से, साथ ही ज्यूसेपे गैरिबाल्डी ने नेतृत्व किया था, और जो स्वयं सेवक ऐड हुए थे, जो अपने मन इच्छा से इस युद्ध में भाग लिए थे, वो उनको सशस्त्र, मतलब वो सशस्त्र थे, उनको शस्त्र भी प्रदान किया गया था स्वयं सेवकों को। ठीक है, उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। फिर जब
मतलब बहुत मशक्कतों के बाद, बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद जब इटली का एकीकरण हो गया, यानी जब इटली एकीकृत हो गया, तब उसका राजा इमैनुअल द्वितीय को सन 1861 में बना दिया गया था, राजा घोषित कर दिया गया था। तो ये था इटली का एकीकरण का पूरी घटना, समझ पाए। तो अगर आपसे इटली के एकीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बढ़िया सा इसी के बारे में जो भी मैंने समझाया आप इतना लिख दोगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से जाना, बहुत अच्छे से पेपर को मतलब पेपर को कामली हल करना, ठीक है। मतलब परेशान मत होना, घबराना मत, पेपर को देख करके आराम से जो भी चीजें मैंने समझाई हैं, अगर मतलब इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से लिखना। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना वीडियो को, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।